स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के बारे में कि 5 स्टेट्स के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस है उसको अनाउंस किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो यहाँ पे आपको जो इलेक्शन की रिगार्डिंग में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के बारे में। तो स्टूडेंट्स लेजिस्लेटिव असेंबली आपको इंडिया का हर एक स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ तो हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरी हैं जिसके अंदर भी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एग्जिस्ट करती है। जैसे कि आप देखिए न्यू दिल्ली के अंदर में जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर में लेजिस्लेटिव असेंबली है। जम्मू एंड कश्मीर को जो बाइफरकेट किया गया उसके अंदर भी एग्जिस्ट करने का बात किया गया है। अभी इलेक्शंस है उसके कंडक्ट नहीं हुए हैं। और इसके अलावा पुडुचेरी के अंदर भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एग्जिस्ट करती है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्ट्रेंथ है वो कितना होना चाहिए, इनसे रिगार्डिंग में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 170 के अंदर में जो आर्टिकल 170 है उसके अंदर में लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात की गई है कि स्टेट्स के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा वो 500 होगा और जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो 60 रखा गया है। तो यहाँ पे स्टेट का जो ज्योग्राफी है, स्टेट का जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो सीट्स हैं वो डिसाइड होती हैं। बट मैक्सिमम सीट्स हैं जो प्रेजेंट समय में 500 रखी गई हैं और मिनिमम जो सीट्स हैं वो 60 हैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्टिकल 171 के अंदर में, आर्टिकल 171 के अंदर में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके बारे में मेंशन किया गया है। हमारे यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो बाइकैमरल सिस्टम है स्टेट्स के अंदर में, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी बाइकैमरल सिस्टम हुआ करता था बट बाद में उसको बाइफरकेट किया गया। तो वहाँ पे जो बाइकैमरल सिस्टम है वो एग्जिस्ट नहीं करता है प्रेजेंट समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 172 के बारे में, तो आर्टिकल 172 के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो ड्यूरेशन है, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो ड्यूरेशन है उसके बारे में बात की गई है कि आफ्टर द एवरी 5 ईयर के बाद में इसको यहाँ पे डिजोल्व किया जाएगा, 5 साल के बाद में इसको डिजोल्व किया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली को। आर्टिकल 172 के अंदर इसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम आर्टिकल के बारे में बात करें आर्टिकल 174, आर्टिकल 174 के अंदर स्टूडेंट्स क्या मेंशन किया गया है, आर्टिकल 174 के अंदर मेंशन किया गया है क्वालिफिकेशन के बारे में। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स बनेंगे उनका क्या बेसिक क्वालिफिकेशन होगा, जैसे कि सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। इसके अलावा आप देखिए कि 174 के अंदर में बेसिकली ये भी बात बताई गई है कि जो मिनिमम उम्र है, मिनिमम एज है वो कितना होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए, 25। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए लोकसभा के अंदर में, 25। बट अगर हम बात करें राज्यसभा का तो राज्यसभा के अंदर जो मिनिमम एज है वो 30 है। ऐसे ही आपको जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर भी जो मिनिमम एज है वो 30 चाहिएगा और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मिनिमम एज है वो यहाँ पे 25 है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिफिकेशन। ड्यूरेशन 172 के अंदर है, 171 के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यहाँ पे आपका होमवर्क भी है कि कौन कौन से स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट समय में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, क्या वो कर्नाटका है, क्या वो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना है, और कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे प्रेजेंट समय में जो बाइकैमरल सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है, वो आपको बताना है। और आर्टिकल 170 के अंदर किसको मेंशन किया गया है, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो 500 है, मिनिमम स्ट्रेंथ 60 है। यहाँ पे आपको एक रीडिंग आपको करना होगा। रीडिंग क्या करना होगा, क्या हमारे इंडिया में कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जैसे कि गोवा, सिक्किम, कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं क्या जिनके अंदर में मिनिमम जो स्ट्रेंथ है 60, उससे भी कम वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर सीट हो, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पे जो डेट्स हैं उनको अनाउंस किया गया। तो इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके जब आप पोस्टेड रहोगे तो उस समय इलेक्शंस कंडक्ट आप ही के द्वारा करवाए जाएंगे, कंडक्ट उस समय में ग्रास रूट लेवल के ऊपर में। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन के द्वारा जब इस तरीके से जो शेड्यूल है, इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसको अनाउंस किया जाता है तो उसके अंदर बेसिकली कुछ डेट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। डेट्स होती हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग में।
तो 5 स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे अलग अलग समय में जो नोटिफिकेशन है वो वहाँ पे रिलीज किया जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद में वहाँ पे नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है कि नॉमिनेशन का जो डेट आज से अनाउंस होगा, इस ड्यूरेशन तक आप नॉमिनेशन है वो कर सकते हो। बाद में नॉमिनेशन का जो स्क्रूटनी है वो किया जाएगा और स्क्रूटनी के बाद में नॉमिनेशन विड्रॉल का एक टाइमिंग होता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स वहाँ पे वोटिंग का समय होगा और वोटिंग के बाद में आपको देखने के लिए मिलता है काउंटिंग। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्शन का जो यहाँ पे नोटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो अलग अलग स्टेट्स के लिए यहाँ पे रिलीज किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब आपको यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही स्टेट्स का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन को कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, सोर्स क्या है, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है कि देयर शुड बी इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हमारे कंट्री में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है उसको कंडक्ट करने के लिए एक इलेक्शन कमीशन वो होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आपको इसके जो प्रोविजंस है उसको हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। इलेक्शन कमीशन के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं आज हम उनको इतना डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है, स्टूडेंट्स, स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है इलेक्शन कमीशन को। बट मेनली जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कौन कौन से ऐसे इलेक्शंस है जो कंडक्ट कराए जाते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हैं, वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस हैं, हमारे जो जनरल इलेक्शन जो नेक्स्ट ईयर कंडक्ट कराए जाएंगे 2024 के समय, और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे जो स्टेट्स के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस है वो किसके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे जो एक बेसिक क्वेश्चन है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कौन से इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का पहले तो आपको ओरिजिन के बारे में पता होना चाहिए कि जब 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया तो उस समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शंस हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस प्लस में अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शंस है उसको कंडक्ट करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। स्टेट इलेक्शन कमीशन के अगर हम आर्टिकल के बारे में बात करें तो आर्टिकल 243 के के अंदर इसको मेंशन किया गया है। कुछ दिन पहले भी आपसे ये होमवर्क पूछा था, एक स्टूडेंट के द्वारा इसका जो जवाब है, जो आंसर है वो दिया गया था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, आर्टिकल 243 के अंडर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसके बारे में हमने बात की। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपके लिए करेंगे। तो जैसे ही स्टूडेंट्स इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन है उसको रिलीज किया गया कि इस स्टेट्स के अंदर इलेक्शन है, उस डेट को कंडक्ट होंगे, ये दिन है जो नोटिफिकेशन का दिन है, यहाँ पे नॉमिनेशन कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए कि जिस दिन स्टेट इलेक्शन हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जस्ट बाद में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आदर्श आचार संहिता का जिसको हम नाम देते हैं हिंदी के अंदर में, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्टेंस के अंदर में आती है। उस समय कोई भी पावर के अंदर नहीं रहेगा, सब पर्सन्स इक्वल होते हैं। जो भी पावर्स होती हैं उस समय में जो गवर्नमेंट होती है उसके जो मिनिस्टर्स हैं उनको जो गवर्नमेंट का गाड़ी मिला हुआ है या जो भी प्रिविलेज मिले हुए हैं सब उनको उस समय में देने होते हैं। और जिससे कि यहाँ पे सभी जो कैंडिडेट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो कैंडिडेट्स इलेक्शंस लड़ेंगे उन सभी कैंडिडेट्स को बेसिकली फेयर प्लेइंग फील्ड है, इक्वल जो प्लेइंग फील्ड है वो मिल सके, किसी को भी एक्स्ट्रा एडवांटेज ना हो गवर्नमेंट मशीनरी का या किसी भी चीज़ का, तो सभी को इक्वल यहाँ पे जो मिल सके प्लेइंग ग्राउंड, उसके रिगार्डिंग में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अगर हम ओरिजिन के बारे में बात करें तो 1960 के समय केरल के अंदर इलेक्शंस हुए थे, केरला के अंदर इलेक्शंस हुए। और स्टूडेंट्स केरला के अंदर जो इलेक्शंस हुए उस इलेक्शंस के अंदर में क्या किया गया कि वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा आपस में कन्वेंशन करते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अडॉप्ट किया गया आपस में। उसके बाद में स्टूडेंट्स इसी 1960 का जो पार्टीज के कन्वेंशन के थ्रू जो इसको अडॉप्ट किया गया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, 1962 का जो हमारा जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे उसके अंदर में हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको अडॉप्ट कर लिया गया, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था 1962 के समय। और उसके बाद में आपको कंटिन्यूस ये देखने के लिए मिलता है, बट इसका कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक क्या है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है,
कोई भी जो लीगल बैकिंग आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, कोई इसके रिगार्डिंग में जो स्पेशल जो कानून है वो नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के थ्रू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के थ्रू ही इसको डील किया जाता है। हमारा एक काफ़ी फेमस जो इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे TN शेषान, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, एथिक्स के पेपर के अंदर आप काफ़ी जगह इनको कोट कर सकते हो। TN शेषान सर के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया। काफ़ी सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनको यहाँ पे कन्विक्ट किया गया था उनके द्वारा, अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उनके द्वारा यूज़ नहीं किया जाता है। कोई भी जो करप्ट प्रैक्टिस है उसको इसके अंदर में ऐड किया गया है। कोई भी ऐसा प्रैक्टिस जो इलेक्शन के अंदर में लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको वायलेट करता है, उसको इसके अंदर में ऐड किया जाता है। जैसे किसी पर्सन के द्वारा मनी का यूज़ किया जाए, कैश का आप यूज़ नहीं कर सकते हो इलेक्शन का जो कैंपेनिंग है उसके समय में। तो डायरेक्टली अगर कैश का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो आपको ऑन कैमरा है, एविडेंस है, तो आप उसका यहाँ पे जो कंप्लेन है वो भी कर सकते हो उसके रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2 इंपॉर्टेंट पोर्टल हैं वो चलाए जाते हैं इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में। अब ये 2 इंपॉर्टेंट पोर्टल कौन से हैं? एक पोर्टल का नाम है स्वीप, एक पोर्टल का नाम है स्वीप। स्वीप किसके रिगार्डिंग में है कि इलेक्शन के अंदर आपका जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो, वोट कैसे डालना है, वोट के अंदर में किस तरीके से जाना है, गवर्नमेंट मशीनरी अपना जो प्रैक्टिस है उसको कर सकें, उसको हम स्वीप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पोर्टल देखने के लिए मिलेगा सी विजिल पोर्टल है। सी विजिल पोर्टल बेसिकली अबाउट द कि जो सिटीजन्स का विजिलेंस है कि अगर आपको लगे कि कोई कैंडिडेट है उसके द्वारा मनी का यूज़ किया जाता है या कोई भी प्रोसेस आपको देखने के लिए मिले, तो आप सी विजिल पोर्टल के ऊपर यहाँ पे सिटीजन्स का विजिलेंस है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया गया है कैंडिडेट के द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टूडेंट स्टेट असेंबली इलेक्शंस, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा इलेक्शंस के अंदर में आप काफ़ी कुछ रीड कर सकते हो, जैसे वीवीपैट है, जैसे आप देखिए कि जो नोटा का जो प्रोविज़न है उसका कौन सा केस है, PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है। हमारे यहाँ पे जो क्रिमिनल कैंडिडेट्स अगर पार्टीज़ के द्वारा चूज़ किए जाते हैं तो पार्टीज़ को वहाँ पे अपना सोशल मीडिया पेज के ऊपर में, पार्टीज़ को न्यूज़पेपर के अंदर भी पब्लिश करना होगा। यही हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक बेसिकली केस के अंदर जजमेंट है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे 2 साल से ज़्यादा कोई कन्विक्टेड पर्सन है उसको आप कैंडिडेट नहीं बना सकते, जो जिसके रिगार्डिंग में आपको जो थॉमस केस है, लिली थॉमस केस है, ऐसे काफ़ी सारे केस हैं जो इम्पोर्टेंट है इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में, और काफ़ी कुछ पॉइंट्स है उसको आप रीड करना अच्छे से जब भी आपको समय मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इजराइल के बारे में, कि इजराइल के ऊपर बेसिकली हम इजराइल का एक बार मैप को प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर यहाँ पे सिचुएटेड है गाजा स्ट्रिप, गाजा का वो छोटा सा एरिया, और उस गाजा के अंदर आपको किसका रूल देखने के लिए मिलता है? हमस का, या इसको हमास के नाम से भी हम जानते हैं। एक बेसिकली इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आपको वहाँ पे रूल देखने के लिए मिलता है, जिनका ऑक्यूपेशन है इलीगली। तो हमस बेसिकली यहाँ से जो रूल किया करते हैं, यहाँ पे आपको इजिप्ट है, इजिप्ट का कौन सा पेनिनसुला है? सनाई पेनिनसुला है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें गाजा के अंदर जो हमास है उसके द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया, वापस में इजराइल के द्वारा यहाँ पे रिटेलिएट किया गया। यहाँ पे वेस्ट बैंक सिचुएटेड है, वेस्ट बैंक के अंदर भी यहाँ पे पैलेस्टीनियंस के जो लोग हैं उन्हीं का यहाँ पे सेटलमेंट है। यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो करती है जिसकी वजह से इस एरिया को वेस्ट बैंक के रूप से हम जानते हैं? क्या उस रिवर का नाम जॉर्डन रिवर है? या आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना या इसके बारे में रीड करना कि कौन सा ऐसा रिवर यहाँ से फ्लो करता है जिसकी वजह से हम इस सेटलमेंट का जो नाम है वेस्ट बैंक के रूप से हम जानते हैं। तो यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, ये इजराइल का मैप है। गाजा के अंदर हमस के द्वारा अटैक किया गया, इजराइल के द्वारा रिटेलिएट अटैक के अंदर में वहाँ पे काफ़ी कुछ लोगों का जो डेथ हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट द अटैक स्टूडेंट्स। इसी अटैक की वजह से काफ़ी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर इजराइल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इजराइल एज ए इम्पोर्टेंट प्लेयर का रोल प्ले करता है, और उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं दूसरे जो उस प्रोजेक्ट्स के अंदर जो पार्टनर हैं। तो अगर हम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो एक प्रोजेक्ट का नाम है स्टूडेंट्स I2U2, जिसके अंदर इंडिया भी बेसिकली मेंबर है। और इसी I2U2 के थ्रू इंडिया के अंदर में यहाँ पे काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होने वाले थे। एक फूड पार्क है वो बनने वाला था गुजरात के रीजन के अंदर में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर भी फूड पार्क है वो यहाँ पे डेवलप किया जाने वाला था इस I2U2 के थ्रू। और स्टूडेंट्स इसी I2U2 के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारे यहाँ पे हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी का भी एक प्रोजेक्ट है जिसको गुजरात के अंदर स्टार्ट किया जाने वाला था इसी I2U2 के अंदर में, जिसके अंदर बेसिक जो टेक्नोलॉजी का जो सपोर्ट है वो इजराइल के द्वारा
किया जाने वाला था। I2U2 के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन से कंट्री हैं इस प्रोजेक्ट, इस 4 मेंबर्स के इस ग्रुप के अंदर में? इंडिया है और इजराइल है, इंडिया है, इंडिया है, इजराइल है, इंडिया है, इजराइल है। यू के बेसिक पे आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, और आप देखें कि यूनाइटेड अरब अमीरात है। तो इस तरीके से 4 कंट्रीज़ हैं जो I2U2 का पार्ट है। I2U2 से पहले अगर हम बिगनिंग के बारे में बात करें तो स्टूडेंट 2020 के समय एक अकॉर्ड है जिसको साइन किया गया था। अकॉर्ड का नाम है अब्राहम अकॉर्ड। अकॉर्ड का नाम क्या है? अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड का बेसिक मैंडेट क्या था? अब्राहम अकॉर्ड का बेसिक मैंडेट यही था कि इजराइल के साथ में जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनको आपका अपना जो रिलेशन है उसको इस्टेब्लिश करना है। अब देखें कि अब्राहम अकॉर्ड को यहाँ पे जो मेडिएट किया गया था, जो यहाँ पे साइन करवाया गया था, उस पर्सन का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप उस समय पावर के अंदर हुआ करते थे, यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू जो बहरीन है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, इन सभी कंट्रीज ने अपने रिलेशंस है वो काफ़ी अच्छे डेवलप किए। पिछले कुछ दिनों से आप देखें कि मिडिल ईस्ट के अंदर में जो सऊदी अरेबिया है और इजराइल के बीच में जो रिलेशंस है वो भी काफ़ी अच्छे डेवलप हुए हैं, जिसके अंदर अगर हम स्पेशली बात करें जो यूनेस्को का जो मीटिंग अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि इंडिया की दो साइट्स हैं जिनको यूनेस्को के अंदर हेरिटेज साइट के रूप में डेवलप किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। एक साइट है शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर का बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो यूनिवर्सिटी टाउन के रूप में वो इस्टेब्लिश है। सेकंड अगर हम बात करें होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं जो कर्नाटक के अंदर हैं, 2 साइट्स को यहाँ पे इंडिया का रिकॉग्नाइज किया गया। तो जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो मीटिंग हुआ था वो कहाँ पे हुआ था स्टूडेंट्स? रियाद के अंदर में, सऊदी अरेबिया के अंदर। उसी सऊदी अरेबिया की उस मीटिंग के अंदर इजराइल के जो डिप्लोमेट्स है वो विजिट किए। तो फर्स्ट टाइम ऐसा जो डिप्लोमेटिक जो यहाँ पे टूर है वो देखने के लिए मिला है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के थ्रू, और इन जो सऊदी के जो रिलेशंस है वो भी डेवलप हुए थे। स्टूडेंट्स इसी समय में जो G20 का जो मीटिंग है, G20 का मीटिंग कहाँ पे हुआ? इंडिया के अंदर में। 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था इंडिया के द्वारा, जो बेसिक थीम था इस G20 के मीटिंग का, और अफ्रीकन यूनियन को हमने ऐड किया था साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट करते हुए। स्टूडेंट्स इसी G20 मीटिंग के अंदर एक प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च किया गया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर में ये बेसिकली कॉरिडोर जो है वो सप्लाई होगा, उसका जो रूट है वो आपको इजराइल के थ्रू देखने के लिए मिलता है। और स्पेशली जो इजराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे एक सिटी है, सिटी का नाम है हैपा या हाइपा नाम का जो सिटी है, जो बेसिकली एक पोर्ट सिटी है, और वहाँ पे पोर्ट को ओन किया जाता है हमारा जो अडानी ग्रुप है। अडानी ग्रुप के द्वारा उस पोर्ट को वहाँ पे लीज के ऊपर लिया गया है। तो हाइपा नाम का जो सिटी है स्टूडेंट्स, हाइपा सिटी बेसिकली इंडियंस के द्वारा ही इस सिटी को प्रोटेक्ट किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के समय में, जिसका आपको एक मेमोरियल है जो दिल्ली के अंदर भी सिचुएटेड है बैटल ऑफ हाइपा के रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल अबाउट द कि हैपा के थ्रू जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो जाने वाला था, और यहाँ पे इजराइल के अंदर में इस तरीके का पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होने की वजह से इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है वो भी रेज हुए हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा कि ये जो अटैक है वो किसके द्वारा करवाया गया, क्योंकि आप देखें कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो किसको काउंटर करने के लिए था? सिल्क रूट को। तो हो सकता है कि यहाँ पे बैकिंग में कोई दूसरी फोर्स हैं वो काम करती हों कि इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट ना हो पाई, क्योंकि ये भी एक काफ़ी सही प्रोजेक्ट्स है जिसके थ्रू जो ट्रांजिशन है, गुड्स का जो ट्रांजिशन है वो काफ़ी इजीली हो जाएगा। सुएज कैनाल को ये बाईपास करने वाला था आने वाले समय में। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टूडेंट्स इंडिया इजराइल के जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया, इजराइल का जो अटैक है उसके बारे में डिस्कस किया, रिवर का बारे में आपको पता होना चाहिए, गोलन हाइट्स जो बेसिकली इजराइल के द्वारा 1973 के वॉर के समय अनेक्स कर लिया गया था उनको, और बाद में सीरिया को यहाँ पे वापस से नहीं दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जुडिशरी के बारे में है, जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक न्यूज़ को हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कुछ कंसर्न्स है वो रेज किए गए थे कि 70 जजेस की जो नंबर्स हैं वो दिए गए हैं गवर्नमेंट को, पर गवर्नमेंट के द्वारा उनका जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं किया गया। ऐसे ही कुछ कंसर्न्स है रेज किए गए हैं। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, एक तो आपको जजेस का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट जो केस है 1982 का केस देखने के लिए मिलेगा, एसपी गुप्ता केस है, फर्स्ट जज केस के नाम से हम उसको जानते हैं कि सीजीआई के द्वारा जो कंसल्टेशन है वो किया जाएगा यहाँ पे।
फिर आपको सेकंड जज केस है 1993 के समय, 1993 का जो समय है उस समय सेकंड जज केस आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर कहा गया स्टूडेंट जो 2 सीनियर मोस्ट जज हैं प्लस में सीजीआई हैं उनके द्वारा जो नाम है वो सेंड किए जाएंगे। और थर्ड जज केस के बारे में अगर हम बात करें 1998 के समय है स्टूडेंट्स, और इस थर्ड जज केस के अंदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस में जो सीजीआई हैं उनका जो प्रोसेस है उनके थ्रू जो नेम है वो सेंड किए जाएंगे, और किसी भी जो जज का जो नाम है वो 2 से अधिक लोगों के द्वारा उसको रिजेक्ट ना किया गया हो। दिस इज ऑल अबाउट द जजेस केस, जिसके थ्रू जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। हाई कोर्ट के रिगार्डिंग में जो जजेस का अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसको हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स प्रेजेंट हमारा स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट का कितना है जजेस का, क्या वो 34 है, और प्रेजेंटली जो टोटल जो स्ट्रेंथ के अंदर जो लोकेट सीट्स हैं वो 32 के आसपास हैं। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर जजेस का अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस है उसके अंदर अगर डिले होगा तो जुडिशरी के अंदर ऑलरेडी केसेस हैं उसका काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, और वो बर्डन डे बाय डे इंक्रीज ही होगा। अभी रिसेंटली जुडिशरी से रिलेटेड आपको देखें कि डाटा ग्रिड को हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। डाटा ग्रिड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जुडिशरी के रिगार्डिंग में। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जुडिशरी के परस्पेक्टिव में था ही। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इकोनॉमिक नोबल के परस्पेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो नोबल है वो अनाउंस किया गया है नोबल कमेटी के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए कि हमने जो काफ़ी जितने भी एरियाज़ के अंदर जो नोबल प्राइज़ हैं वो दिए गए हैं उनके बारे में हमने रीड किया है। तो नोबल प्राइज़ जो इकोनॉमिक्स के अंदर दिया गया है ये थर्ड वुमेन है जिनको यहाँ पे नोबल प्राइज़ दिया गया है। तो आप देखिए कि जो सेकंड वुमेन है जिनको 2019 के समय दिया गया था, डेफ्लोर जिनका नाम है, अभिजीत बनर्जी का बेसिकली वो वाइफ है, अभिजीत बनर्जी इंडियन जो पर्सन थे, उन दोनों को एक साथ ही जो दिया गया था वहाँ पे उस समय में जो नोबल है इकोनॉमिक्स के अंदर में, तो वो सेकंड वुमेन थे, ये थर्ड वुमेन है। उसके बाद में 2023 के समय क्लाउडिन गोल्डिन को ये दिया गया है नोबल का इकोनॉमिक्स प्राइज़। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नोबल प्राइज़ के बारे में, इसका जो पॉइंट्स है उसके बारे में हम लेटर फेज में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नोबल प्राइज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन से जो नोबल्स हैं उसके बारे में हमने अभी तक रीड किया। सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स रीड किया था फिजिक्स के पर्सपेक्टिव में। फिजिक्स के अंदर में कौन से टॉपिक से रिलेटेड जो नोबल प्राइज़ हैं वो दिए गए हैं, एटोस्टेट क्या प्रोसेस है कि जो मैटर है उसके अंदर में जो स्लोली जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का आपस में जो इंटरेक्शन है उस प्रोसेस को वहाँ पे एटोस्टेट के अंदर स्लो मूवमेंट के अंदर हम देख सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग में जो नोबल प्राइज़ है फिजिक्स के अंदर में दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मेडिसिन के पर्सपेक्टिव में जो नोबल प्राइज़ है कौन से टॉपिक से रिलेटेड दिया गया, मैसेंजर आरएनए का जो वैक्सीन बना है कोविड-19 के रिगार्डिंग में, तो उसी के पर्सपेक्टिव में जो नोबल प्राइज़ है वो दिया गया है मेडिसिन के अंदर में मैसेंजर आरएनए एमआरएनए के पर्सपेक्टिव में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में, तो केमिस्ट्री में जो नोबल प्राइज़ है वो कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड दिया गया, जो हमारे क्वांटम डॉट्स हैं जिसके रिगार्डिंग में आपको एलईडी लाइट्स जो क्वांटम कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे नोबल है वो दिया गया है केमिस्ट्री के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से जो नोबल प्राइज़ जो दिया गया है वो कौन से जो पर्सन है जिनको दिया गया है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। जॉन फोइस उनका नेम है जिनके पर्सपेक्टिव में ये जो नोबल प्राइज़ है वो लिटरेचर के अंदर दिया गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पीस के बारे में, तो पीस के अंदर नोबल प्राइज़ किसको दिया गया, ईरान की एक एक्टिविस्ट है, उनका क्या नाम है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, नरगिस मोहम्मदी हैं जिनको यहाँ पे ईरान की जो एक्टिविस्ट हैं वुमेन राइट एक्टिविस्ट जिनको नोबल पीस प्राइज़ है वो इस समय दिया गया है। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में, तो स्टूडेंट्स ओरिजिनली जो नोबल प्राइज़ दिए जाते थे उसके अंदर में इकोनॉमिक्स का जो प्राइज़ है वो नहीं इंक्लूडेड था। 1968 के समय फर्स्ट टाइम जो नोबल इकोनॉमिक्स प्राइज़ है 1968 के समय फर्स्ट टाइम इसको ऐड किया गया था नोबल इकोनॉमिक्स प्राइज़ को। तो दिस इज ऑल अबाउट द नोबल इकोनॉमिक्स प्राइज़। किनको दिया गया है, क्लाउडिन गोल्डिन है, इन लेडी को दिया गया है यहाँ पे जो नोबल इकोनॉमिक्स प्राइज़ है। थर्ड ये वुमेन है जिनको यहाँ पे नोबल इकोनॉमिक्स प्राइज़ है वो दिया गया। अब किसके पर्सपेक्टिव में दिया गया है उसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स इनका रिसर्च है वर्क प्लेस जेंडर गैप के बारे में कि जेंडर गैप क्यों है वर्क प्लेस के अंदर में, जो वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो क्यों नहीं है इक्वल वे में, उसके पर्सपेक्टिव में इन्होंने बेसिकली स्टडी है उसको कंडक्ट किया था और उसी के रिगार्डिंग में इनको जो नोबल प्राइज़ है वो दिया गया है।
अगर हम बात करें स्टूडेंट, जब भी जेंडर गैप के बारे में बात हो, जब भी जेंडर गैप के बारे में बात हो तो आपको यहाँ पे एक इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। इंडेक्स का नाम क्या है स्टूडेंट? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, किसके द्वारा निकाला जाता है? यूपीएससी ने 3-4 बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। 2019 के समय पूछा गया था इससे क्वेश्चन कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा मंथली बेसिस पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। 2023 में जब इसको रिलीज किया गया तो इंडिया की जो रैंक है वो कितना आया स्टूडेंट्स? 127। और इंडिया के जो नाइबर के अंदर सिर्फ पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जो इंडिया से कम रैंक है। बाकी सभी कंट्रीज का जो इंडिया से हायर रैंकिंग आपको देखने के लिए मिलेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर में कौन से इंडेक्स में? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। अब ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, 4 ऐसे पैरामीटर हैं जिसके पर्सपेक्टिव में ये इंडेक्स है वो मेजर करता है जेंडर गैप को। जिसके अंदर एक जो पैरामीटर आपको देखने के लिए मिलेगा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, और जो यहाँ पे वर्क प्लेस है, एम्प्लॉयमेंट है, उसके बारे में बात की गई है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के अंदर में। तो इंडिया के अंदर जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है। फीमेल्स का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो 29% के आसपास माना गया है। पर कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज ने उसको 31 भी कोट किया था लास्ट ईयर कि हमारे यहाँ पे वुमेन्स का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है वो 31% है। आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो। एक तो देखिए कि वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में जो 3-4 इंपॉर्टेंट जो बैरियर्स क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? मेन बैरियर हो सकता है एक तो सेफ्टी का। तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो एक्ट है 2013 का, विशाखा गाइडलाइन है, वो एक केस है राजस्थान से रिलेटेड। तो आप देखिए कि वर्क प्लेस को सेफ बनाने के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट का 2013 में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013 का वो एक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जेंडर जो गैप है पे के अंदर में, सैलरी के अंदर जो गैप हुआ था उस पैरिटी को गवर्नमेंट के द्वारा रिड्यूस किया गया है कि जेंडर गैप नहीं होना चाहिए पेमेंट के अंदर में। इक्वल जो पेमेंट है वो यहाँ पे किया जाए, यहाँ पे महिलाओं का भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट इज अबाउट द सेफ्टी, सेकंड अबाउट द जेंडर जो पेमेंट है उसके बारे में है। थर्ड अगर हम बात करें यहाँ पे जो बेनिफिट हैं वो भी दिए गए हैं, जिसके अंदर आप देखें कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है जिसके अंदर जो वीक्स की जो संख्या है वो इंक्रीज की गई है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के अंदर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है वर्क प्लेस के अंदर जो वुमेन्स का जो जेंडर गैप है उसको यहाँ पे कैसे फिल किया जाए, उनका पार्टिसिपेशन अच्छा हो, उसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द जेंडर गैप वर्क प्लेस, उसके बारे में दिया गया है। 4 पैरामीटर के ऊपर ये निकालता है ये इंडेक्स। एक तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है जो जेंडर गैप के अंदर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को शो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजुकेशन और हेल्थ के बारे में है, एक एजुकेशन पैरामीटर है, एक हेल्थ का भी पैरामीटर है, और एक पैरामीटर है स्टूडेंट्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो इंडिया का जो सबसे अच्छा रैंक है जो ये 4 डायमेंशन है उसके अंदर सबसे अच्छा रैंक आता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के अंदर में, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर 1/3 तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। चाहे हो सकता है वो नेम सेक के लिए हो, सरपंच पति कॉन्सेप्ट एंड काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप सोशल इश्यूज के अंदर इनके बारे में रीड करते हो। तो ये सब है जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट शेड्यूल एरिया के बारे में। तो आपको शेड्यूल एरिया के बारे में पता होना चाहिए। कल हमने किसके बारे में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स? कारगिल के बारे में डिस्कस किया था कि कारगिल जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, तो ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसके बारे में कल हमने रीड किया था, और जिसको किसके पर्सपेक्टिव में बनाया गया था? दार्जिलिंग का जो एरिया है वेस्ट बंगाल के अंदर में। इसके अलावा हमने डिस्कस ये भी किया था कि 6 शेड्यूल के अंदर में, 6 शेड्यूल के अंदर जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो देखने के लिए मिलती हैं, और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी है? 30। इलेक्शन प्रोसेस के अंदर कितने जाएंगे? 26 मेंबर्स, और 4 मेंबर्स को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा किसके द्वारा? वहाँ के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा। स्टूडेंट 6th जो शेड्यूल है वो कौन कौन से स्टेट्स के अंदर में है? 6th शेड्यूल आपको देखने के लिए मिलेगा आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा,
और मिजोरम है जिसके अंदर में आपको 6 शेड्यूल है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिकली 5th शेड्यूल के बारे में, जिसके अंदर आपको जो शेड्यूल एरिया है, जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, शेड्यूल एरिया है, उसका आपको जो प्रोविजन है वो देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में आप जरूर से रीड करना। इसको अपना जो हिंदू पेज है उसको हिंदू को ओपन करना और इसको रीड करना है आपको। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको खुद से इसको रीड करना है, इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन जरूर से करना। स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे जो बेसिकली हमारे जो 6 शेड्यूल के एरियाज हैं वो यहाँ पे शो किए गए हैं। अगर हम बात करें हमारा जो 5th शेड्यूल का एरिया है उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि 5th शेड्यूल कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। तो हमारे 10 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको 5th शेड्यूल देखने के लिए मिलेगा। उन 10 स्टेट्स के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा आंध्र प्रदेश का स्टेट है, आंध्र प्रदेश का स्टेट है। आंध्र प्रदेश जो बाइफरकेट हुआ तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है। तो ये एक साथ आपको वेस्टर्न पार्ट के जो स्टेट्स हैं महाराष्ट्र है, गुजरात है और राजस्थान है। इसके अलावा आप देखिए कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में आपको छत्तीसगढ़ और झारखंड है। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और उड़ीसा है। तो आप देखिए कि ये यहाँ पे 9 स्टेट्स हुए और एक स्टेट आपको देखने के लिए मिलेगा हिमाचल प्रदेश। तो ये टोटल 10 स्टेट्स हैं जिनके अंदर जो शेड्यूल एरिया है वो बनाए गए हैं। राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें, जो सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो रीजन है उसके अंदर ये जो शेड्यूल एरिया है 5th शेड्यूल के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्या जो सभी ट्राइबल्स हैं, क्या जहाँ पे जो एसटी का जो पॉपुलेशन पाया जाता है वो सभी ट्राइबल एरियाज के अंदर क्या शेड्यूल एरिया उनको बनाया गया है, इनका क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, किसके द्वारा इनको अपॉइंट बनाया जाता है शेड्यूल एरिया जो 5th शेड्यूल के अंदर में, तो उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप केयरफुली इसको एक बार रीड जरूर से करना इसको। टोटल अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करें हमारे कंट्री के अंदर में, तो टोटल आपको 700 के आसपास, 705 के आसपास टोटल शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। तो टोटल शेड्यूल ट्राइब जो कम्युनिटीज़ हैं वो कितनी संख्या है उनकी, 700 के आसपास है। बट अगर हम बात करें इनका जो कंपेयर करें हमारी टोटल पॉपुलेशन के अंदर में, तो 8.6% इनका जो टोटल पॉपुलेशन है आउट ऑफ हमारा जो सेंसस के अकॉर्डिंग जो टोटल पॉपुलेशन है, हमारे टोटल पॉपुलेशन का 8.6% जो हिस्सा है वो ये ट्राइबल कम्युनिटी है वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया के बारे में, तो इनका जो मेंशन के रिगार्डिंग में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 244 है। 244 का जो क्लोज के पर्सपेक्टिव में इसको डिफाइन किया गया है। तो आपको आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 के अंदर शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया के बारे में मेंशन किया गया है। अब ये कौन कौन से स्टेट्स के अंदर है 5th शेड्यूल के अंडर में, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान, ये सब स्टेट्स जो 10 स्टेट्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि ये जो शेड्यूल एरिया जितने बनाए गए हैं जिन जिन स्टेट्स के अंदर में, तो ये टोटल हमारे जो कंट्री का जो ज़मीन है उसका कितना हिस्सा ये कवर करते हैं। जैसे हमने पॉपुलेशन के बारे में देखा कि जो शेड्यूल ट्राइब का जो एसटी का जो टोटल पॉपुलेशन है वो 8.6 है टोटल हमारी पॉपुलेशन का। तो ये जो शेड्यूल एरिया जो यहाँ पे बनाए गए हैं, ये शेड्यूल एरिया हमारे कंट्री का जो 11.3% जो ज़मीन है हमारी 11.3% जो ज़मीन है वो आपको शेड्यूल एरिया के अंडर में देखने के लिए मिलती है। बट आप देखिए कि स्टूडेंट्स सभी स्टेट्स के अंदर में शेड्यूल एरिया नहीं है। इसके अंदर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है केरल का। केरल के द्वारा किसी स्टेट को यहाँ पे किसी एरिया को बेसिकली शेड्यूल एरिया के रूप में नॉमिनेट किया गया 2013 के समय में। गवर्नमेंट के द्वारा अभी भी उसको यहाँ पे शेड्यूल एरिया बेसिकली ये प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं। झारखंड के अंदर एक एरिया ऐसा है उसको डिक्लेयर किया गया जहाँ पे जो ओनली 20% पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इन एरियाज़ के अंदर में जो आउटसाइडर्स हैं उनका जो माइग्रेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ट्राइबल्स की पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। शेड्यूल एरिया क्यों बनाए गए थे? शेड्यूल एरिया बनाने के बिहाइंड का रीज़न यही था कि वहाँ के जो लोकल लॉज हैं उनको वहाँ की ग्राम पंचायत के द्वारा डील किया जा सके। अगर हम शेड्यूल एरियाज़ के प्रोविज़न के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको इसके बारे में जो प्रोविज़न है वो देखने के लिए मिलेगा
कि हमारे जो शेड्यूल एरिया है वो सबसे पहले देबार कमीशन के द्वारा मेंशन किए गए थे, कि हमारा जो देबार कमीशन है उसके द्वारा मेंशन किया गया, बट कोई भी जो क्राइटेरिया है उसके बारे में यहाँ पे बताया नहीं गया। तो सबसे पहले 1961 के समय देबार कमीशन है जो शेड्यूल एरिया के बारे में बात करता है, बट जो स्पेसिफिक जो लॉ है, स्पेसिफिक जो कानून है उसकी यहाँ पे बात नहीं कही गई कि कितना % ट्राइबल्स का पॉपुलेशन होना चाहिए, ये यहाँ पे नहीं बताया गया। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा यहाँ पे नोटिफाई किया जाता है। प्रेसिडेंट का रोल आप देखिए कि प्रेसिडेंट के द्वारा इन शेड्यूल एरियाज़ का जो नोटिफिकेशन है, जो नोटिफाइड है, वो किया जाएगा। उसी के वजह से यहाँ पे जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है वो बनेगा। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अंदर 20 मेंबर्स होंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, ये तो शेड्यूल एरिया के बारे में बात हुई, बट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है 700 के आसपास ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। और उसके बाद में भी आप देखिए कि 59% जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, 59% जो ट्राइबल्स का एरिया है, डेट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ द शेड्यूल एरिया, कि जो शेड्यूल एरियाज़ हैं उनके आउट में है 59% हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ आउट ऑफ शेड्यूल एरिया। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग द शेड्यूल एरिया। सेंटर के पास पावर है बट क्वालिफिकेशन नहीं है कि किस बेसिस पे उसको शेड्यूल एरिया बनाया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स म्यांमार के बारे में है। म्यांमार हमारे कंट्री के साथ में कितना एरिया शेयर करता है, इसकी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 1643 किलोमीटर है म्यांमार हमारे कंट्री के साथ में जो एरिया है वो शेयर करता है। 1400 के आसपास 1472 किलोमीटर का आसपास का जो एरिया है उसको यहाँ पे कम्प्लीटली फेंस किया गया है, उस एरिया को कंप्लीट किया गया है बॉर्डर को। तो यहाँ पे बात यही है कि म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है उसको स्मार्ट फेंसिंग के साथ में कवर किया जाए, जिससे कि वहाँ का जो म्यांमार के थ्रू जो हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनका मूवमेंट ना हो। प्रेजेंट समय में माना गया कि जो एथेनिक वायलेंस मणिपुर के अंदर देखने के लिए मिला उसके अंदर में म्यांमार से कुछ ऐसी ऑपरेटिव्स हैं वो वर्क कर रहे थे, और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे वायलेंस है उसको बड़े मास लेवल के ऊपर जो आगे चलाया गया, उनका जो रोल है वो देखने के लिए मिलता है इस वायलेंस के अंदर में। स्टूडेंट्स आप देखिए कि 2018 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोविज़न लाया गया फ्री मूवमेंट रिजाइम। फ्री मूवमेंट रिजाइम क्या है कि जो 16 किलोमीटर का एरिया है, सपोज कीजिए ये यहाँ पे म्यांमार का बॉर्डर है, सबसे टॉप के अंदर कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश है। फिर आपको कौन सा स्टेट देखने के लिए मिलेगा, नागालैंड है। फिर स्टूडेंट्स मणिपुर है, और सबसे नीचे कौन सा है, मिजोरम है। यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये पता होनी चाहिए कि जब नॉर्थ ईस्ट का जो बिग स्केल के ऊपर जो मैप है वो चेंज होगा, जब 3 स्टेट्स को स्टेट बना दिया जाएगा। नागालैंड तो एक्सेप्शन है, इसको 1962 के समय अलग से स्टेट बनाया गया था। तो जो अरुणाचल प्रदेश सबसे टॉप के ऊपर और सबसे डाउन के अंदर जो मिजोरम है, इनको वहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था उस समय में। यह हम बात कर रहे हैं 1972-73 के समय का। और फिर 87 में जो गोवा को स्टेट बनाया गया ना, तो उस समय में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को भी स्टेट बना दिया गया था 1987 के समय में। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इन 4 स्टेट्स के साथ में जो म्यांमार है अपना एरिया शेयर करता है, फ्री मूवमेंट रिजाइम है वो यहाँ पे दिया गया था 2018 के समय। गवर्नमेंट का प्रोविज़न था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कि हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशंस है उसको अच्छा से डेवलप करना है। आप देखें कि यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती हैं इस एरिया के अंदर में, उनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पे ओपन बॉर्डर का कॉन्सेप्ट होने की वजह से यहाँ जो म्यांमार के अंदर जो नियर बाई एरिया के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं उसी के रिगार्डिंग में ये फ्री मूवमेंट रिजाइम है वो दिया गया था। 16 किलोमीटर तक हमारे लोग और उनके लोग आ जा सकते हैं। कुछ टाइम पीरियड है वो डिसाइड किया गया, बाद में इनको टाइम पीरियड इनिशियल फेज में 72 आवर्स का किया गया था कि 72 आवर्स विदाउट वीज़ा वो लोग मूवमेंट कर सकते हैं। बट आप देखिए कि प्रेजेंट समय में ये आपको कुछ डेज का देखने के लिए मिलेगा कि 14 डेज तक विदाउट वीज़ा है वो एक लोग एक दूसरे एरिया से जा सकते हैं। स्टूडेंट्स इसी वजह से वहाँ का जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वहाँ के जो एथनिक वायलेंस के अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, काफ़ी सारे ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप हैं वो भी वहाँ पे मिलते हैं, जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स आपका देखने के लिए मिलेगा म्यांमार के अंदर में। म्यांमार में 2015 में आप देखें कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेज के द्वारा जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, क्योंकि मणिपुर के अंदर जो मोरांग का एरिया है वहाँ पे मोरांग के अंदर में क्या हुआ था कि हमारे आर्मी के ऊपर अटैक किया गया, बाद में वो इंसर्जेंट लोग माइग्रेट करके चले गए म्यांमार के अंदर में।
दिस इज ऑल अबाउट द फ्री मूवमेंट रिजाइम। म्यांमार का जो बॉर्डर है 1600 का, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री के साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो वो है बांग्लादेश। 4000 के आसपास, 4000 प्लस कुछ किलोमीटर है जो शेयर करता है किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो ड्रॉप हुआ है रिसेंटली। एक सर्वे के अंदर ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है इंक्रीज हुआ है, मींस जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिड्यूस हुआ है अर्बन एरियाज के अंदर में। तो एनएसएसओ के द्वारा एक रिपोर्ट के अंदर ये पब्लिश किया गया है, एक क्वार्टर के अंदर में आपको अनएम्प्लॉयमेंट है वो रेट्स रिड्यूस हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एमजी नरेगा के बारे में है, तो उसके रिगार्डिंग में जो टीएमसी का गवर्नमेंट है बंगाल के अंदर, वो कंटिन्यूस प्रोटेस्ट कर रहे हैं एमजी नरेगा के अगेंस्ट में। एमजी नरेगा क्या है, यहाँ पे रूरल एरियाज़ के अंदर में गारंटी जो एम्प्लॉयमेंट है वो देता है एमजी नरेगा। रूरल के एरियाज़ के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में एमजी नरेगा में कुछ बजट का इश्यू है, जिसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यूस किया गया है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा। पहले जो तृणमूल कांग्रेस है वो नेशनल पार्टी का इसको स्टेटस हुआ करता था, प्रेजेंट समय में नेशनल पार्टी का स्टेटस इसका रिमूव हुआ है। नेशनल पार्टी के स्टेटस के बारे में हमने 2-3 बार डिस्कस किया है, तो आपको उसके जो तीनों प्रोविजन है उसके बारे में पता होना चाहिए कि 6% वोट होना चाहिए, प्लस में 4 यहाँ पे सीट्स होनी चाहिए, 2% सीट होनी चाहिए। इसके अलावा लोकसभा की क्राइटेरिया है। इसके अलावा 4 स्टेट्स के अंदर में क्या हो, स्टेट पार्टी बनने का जो क्राइटेरिया वो फुलफिल करे, उस पार्टी को नेशनल पार्टी बना दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूज़ है श्रीलंका के पर्सपेक्टिव में। श्रीलंका इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को यहाँ पे हेड किया जाएगा श्रीलंका के द्वारा। वहाँ पे जो मीटिंग है वो कंडक्ट होगी। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन बेसिकली इंडिया और ये जो इंडियन ओशियन के जो कंट्रीज़ हैं, ये देखिए कि सपोज कीजिए अफ्रीका है, सपोज कीजिए ये अफ्रीका है और यहाँ पे आपको हमारे जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को कब क्रिएट किया गया था, 1997 के समय इसको क्रिएट किया गया। इंडिया एक इम्पोर्टेंट प्लेयर का रोल प्ले करता है। हमारे साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ भी इसका पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट है, हमारे जो साउथ अफ्रीका है वो भी इसका पार्ट है, अफ्रीकन कंट्रीज़ भी इसका पार्ट है, और हमारा जो इंडियन ओशियन रीजन के जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़, वो भी इसके मेंबर्स हैं। टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी है, 22 मेंबर्स हैं। क्या पाकिस्तान इसका मेंबर है? स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए, पाकिस्तान इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का मेंबर नहीं है। काफ़ी बार आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए श्रीलंका इसका मेंबर है क्या, मालदीव इसका मेंबर है क्या इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में आप रीड करना। आप इसके अलावा आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ईरान जो है, ईरान बेसिकली सपोज कीजिए ये यहाँ पे मिडिल ईस्ट का रीजन है, तो जो ईरान है, ईरान भी इसका जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है उससे जुड़ा हुआ है उसके मेंबर के रूप में। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के हेडक्वार्टर के बारे में अगर हम बात करें, तो जो हमारा मॉरिशस है, जो हमारा मॉरिशस है, मॉरिशस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ है गुजरात के अंदर जो नवरात्रि फेस्टिवल है वो चलेंगे, तो गरबा है उसको यहाँ पे शो किया गया है। गरबा एंड डांडिया है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। फोक डांस है गुजरात का ये, तो ये जो फोक डांस है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और स्टूडेंट्स ये गवर्नमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिश हुआ है आज के न्यूज़पेपर के अंदर में, हिमाचल गवर्नमेंट का, कि हिमाचल के अंदर एक एरिया है, एरिया का नाम क्या है, कुल्लू। तो हिमाचल के अंदर जो एरिया है कुल्लू, कुल्लू के अंदर क्या सेलिब्रेट किया जाता है, दशहरा। कुल्लू के अंदर जो दशहरा है उसके बारे में एक बेसिकली एक एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिश हुआ। स्टूडेंट्स आपको इंडिया के अंदर जो दशहरा फेस्टिवल है वो कहाँ कहाँ पे फेमस है। इंडिया के अंदर जो दशहरा फेस्टिवल है वो फेमस है मैसूर का, जो हमारा मैसूर है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट है, मैसूरू जो डिस्ट्रिक्ट है उसका यहाँ पे फेमस है। टीपू सुल्तान का जो एरिया है, बेसिकली टीपू सुल्तान जो आप यहाँ पे अर्ली जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है उसके अंदर रीड करोगे, अंग्रेजों के द्वारा लड़ाई की गई थी उनके समय में, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम एंड काफ़ी कुछ है। तो आप देखें कि जो हमारा मैसूर का एरिया है, जो हमारा मैसूर का एरिया है वहाँ का बेसिकली दशहरा काफ़ी फेमस है। कुल्लू कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ का दशहरा काफ़ी फेमस है। और राजस्थान के अंदर एक कोचिंग के एरिया के रूप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है कोटा। कौन सी कोचिंग, 12th के रिगार्डिंग में जो IIT एंड जो नीट का जो कोचिंग होता है उसके रिगार्डिंग में कोटा। तो कोटा के अंदर भी बेसिकली दशहरा है वो काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है।
अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मैसूर के दशहरा के बारे में और नॉर्दर्न इंडिया में जो हम दशहरा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, रावण को जिस तरीके से जलाया जाता है, जो विजयदशमी हम सेलिब्रेट करते हैं, तो मैसूर का जो दशहरा है और हमारा जो दशहरा है वो काफ़ी डिफरेंट है। मैसूर के दशहरा के अंदर में बेसिकली एक यहाँ पे एविल पर्सन है जिनको माँ दुर्गा के द्वारा जिनको मार दिया गया था माइथोलॉजिकल स्टोरीज में, तो उनको बेसिकली वहाँ पे शो किया जाता है मैसूर के दशहरा के अंदर में। और अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स हमारा नॉर्दर्न इंडिया का जो दशहरा है, जो दशहरा फेस्टिवल विजयदशमी का, जिसके अंदर हम रावण को यहाँ पे मारते हैं, रावण को बेसिकली वहाँ पे मारा जाता है उसके अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज डिस्कशन। आज का जो डिस्कशन है वो काफ़ी लेट अपलोड किए स्टूडेंट्स, कुछ काम की वजह से सुबह इसको अपलोड नहीं कर पाए। तो कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो न्यूज़पेपर का डिस्कशन है वो सुबह ही अपलोड किया जा सके। तो सॉरी उसके लिए, कल से कोशिश करेंगे कि सुबह जल्दी आपका अपलोड हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।